एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो नष्ट हो गई है और कम से कम 43 जो है वो यहाँ पर डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई। इतनी डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई हैं जिसका नंबर और आगे बढ़ता ही जाएगा। जब भी हिमाचल के अंदर नदियों के अंदर उफान आता है, नदियों में पानी बढ़ता है, बारिश ज्यादा होती है, तो उसका इम्पैक्ट उससे लोअर लैंड के जो एरिया है जैसे पंजाब हो गया वहां पर पड़ता ही। जलोढ़ मैदान जो होते हैं वहां पर बाढ़ की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। पंजाब 5 नदियों की भूमि है भाई, उपजाऊ है, बिल्कुल फर्टाइल है, लेकिन इसी के साथ में जो है बाढ़ प्रवण भी है। मतलब इस बार वर्षा जो है सामान्य से अधिक हुई है, जितनी नॉर्मली वर्षा होती है उससे ज्यादा जो है वो वर्षा यहाँ पर हुई। चलिए तो जानते हैं पंजाब के ये सब बाढ़ के बारे में। अगर हम बात करें हाल ही के दिनों में, देखो बहुत ही भीषण बाढ़ जो है वो हमने देखी है पंजाब के अंदर, और पंजाब के लगभग सभी 23 जिले जो हैं उसके अंदर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो घोषित कर दी गई है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 1920 गांव हैं जो जलमग्न हैं, 1920 गांव हैं जो जलमग्न हैं। 3.81 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं भाई, 3.81 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 1.17 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जो है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो नष्ट हो गई है और कम से कम 43 जो है वो यहाँ पर डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई। इतनी डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई हैं जिसका नंबर और आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये हाल ही में पंजाब के अंदर भीषण बाढ़ के कारण ये सारे डेटा सामने आए हैं। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को देखते हैं कि इसके रीजंस क्या रहे हैं और इसके अंदर हम आगे क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण रावी, व्यास और सतलज नदियां, सहायक नदियां और मौसमी नालों के साथ उफान पर आ गई। सबसे पहले जब भी हिमाचल के अंदर नदियों के अंदर उफान आता है, नदियों में पानी बढ़ता है, बारिश ज्यादा होती है, तो उसका इम्पैक्ट उससे लोअर लैंड के जो एरिया है जैसे पंजाब हो गया वहां पर पड़ता ही पड़ता। तो पहली बात तो ये है कि रावी, व्यास, सतलज इन सभी नदियों के अंदर मॉनसून के कारण जो है, भारी बारिश के कारण जो है वो ये सारी नदियां उफान पे रही और ये उफान पे रही तो इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं और जितने भी मौसमी नाले हैं जो इनसे कनेक्ट होते हैं, वो सभी मौसमी नाले और वो सभी नदियां जो हैं वो उफान पर है। उनके अंदर पानी का अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। अब अगर हम पंजाब की थोड़ी सी ज्योग्राफी देखें तो पंजाब जो है वो 3 बारहमासी नदियां वहां पर बहती है, रावी, व्यास, सतलज। ये हमेशा जो है बारहमासी नदियां हैं जो कि बहती है, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास एंड सतलज। इसके बाद में छोटी छोटी मोटी सहायक नदियां भी हैं, सतलज, छोटी मोटी सहायक नदियां हैं, घग्गर, चोई, धाराएं, ये सब छोटी मोटी नदियां भी। इसी के साथ में पंजाब का जो मेजर लैंड है विच कम्स अंडर जलोढ़ मैदान, ये जलोढ़ मैदान है जो वैसे ही प्रोन होता है बाढ़ के लिए। जलोढ़ मैदान जो होते हैं वहां पर बाढ़ की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। और निचले इलाके हैं, निचला इलाका है हिमाचल जो है, हिमाचल की नदियों में बहाव, तो फिर यहाँ पर जो है निचले इलाके के अंदर और ज्यादा एक्सट्रीम बहाव जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये बात जो है वो ध्यान रखनी है, ये बात जो है वो ध्यान रखनी है। हाँ, इसीलिए छोटी सहायक नदियां कहा है अंशु। तो ये जो है रावी, व्यास और सतलज जो है, रावी, व्यास और सतलज जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नदियां। इसके बाद में हम बात करें तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है भाई, उपजाऊ है, बिल्कुल फर्टाइल है, लेकिन इसी के साथ में जो है बाढ़ प्रवण भी है। मतलब बाढ़ आने की संभावनाएं जो है वो भी वहां पर ज्यादा है, बाढ़ आने की संभावनाएं भी ज्यादा है। अब क्या क्या प्राकृतिक कारण रहे, ठीक है, कौन कौन से प्राकृतिक कारण रहे? तो पहली बात भारी मानसूनी वर्षा रही भाई। इस बार वर्षा जो है सामान्य से अधिक हुई है, जितनी नॉर्मली वर्षा होती है उससे ज्यादा जो है वो वर्षा यहाँ पर हुई। सेकंड चीज, स्थलाकृति जो है, स्थलाकृति का मतलब है निचले उपजाऊ जलोढ़ मैदान जो है वो है, तो वो प्राकृतिक बाढ़ का मैदान होते हैं। निचले उपजाऊ जलोढ़ मैदान जो होते हैं वो प्राकृतिक बाढ़ का मैदान होते ही हैं, वहां पर बाढ़ प्रवणता ज्यादा होती है, यानी कि बाढ़ की संभावना ज्यादा होती है, तो ये उस एरिया के अंदर पड़ता है। फिर जो सहायक नदियां हैं और मौसमी नदियां हैं उनमें भी अचानक से पानी आ गया,
बारिश ज्यादा होने की वजह से जो सेंटर से ही आ रही थी, जो ऊपर से ही नदियां आ रही थी, उनमें पानी ज्यादा, फिर उनकी जो सहायक नदियां हैं उनमें भी पानी का अमाउंट जो है वो यहाँ पर ज्यादा आ गया। फिर मृदा और कृषि की बात करें, मृदा और कृषि, तो उच्च खेती होती है भाई, यहाँ पर नहर का नेटवर्क ज्यादा है, नहर का नेटवर्क ज्यादा है, जहां पर खेती ज्यादा है, जहां पर खेती ज्यादा है, तो वहां पर अगर हम बात करें, वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर भाई नहरें सिस्टम बहुत ज्यादा है। अब नहर का सिस्टम बहुत ज्यादा है तो आप खुद सोच के देखो, ये एक बड़ी रिवर आ रही है, इससे ये सहायक रिवर, दो दो सहायक रिवर हैं, ये मिल रही हैं इसमें। फिर उसके बाद इसका पूरा स्ट्रक्चर आपने हर एक एरिया में कैनाल 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 सिस्टम लॉन्च कर रखा है, हर जगह पे आपका कैनाल सिस्टम, नहरें नहरें नहरें। तो भाई जब इन पाइपों में पानी ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली बाढ़ हर एक एरिया तक फैलेगी, हर एक एरिया तक जो है वो बाढ़ फैलने का काम करेगी। तो ये हो गया। फिर अगर हम बात करें तो बीबीएमबी जो है, जो ब्यास जो बांध की मैनेजमेंट प्रणाली है, उसके लिए बात कर रहे हैं कि जो बांध के मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो बाढ़ नियंत्रण पर फोकस नहीं करती है, वो बिजली उत्पादन जो है, बल्कि बिजली उत्पादन पर केंद्रित। वो ये देखते हैं हर एक बांध से कितना जो है बिजली का उत्पादन हो सकता है, वो इस चीज पे फोकस नहीं करते। जो भी अथॉरिटी है वो इस बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती कि बाढ़ इससे आने के चांसेस कितने हैं और समय पर इस चीज को हम ट्रीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बांध प्रबंधन समस्याएं हैं भाई, बांध प्रबंधन की भी समस्याएं हैं। अचानक पानी छोड़ा जाता है कई बार, जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। अचानक बाढ़ के अंदर, बांध के अंदर से पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है, तो कोई भी रेगुलेशन इस चीज के लिए नहीं। इवन पानी जब छोड़ा जाता है बांधों से तो जिले रेडी ही नहीं होते, उनको चेतावनी ही टाइम पर नहीं मिलती है, चेतावनी ही जो है वो टाइम पर नहीं मिलती और बार बार संकट आते हैं इन सभी समस्याओं की वजह से। देखो प्राकृतिक कारण तो प्राकृतिक कारण है, वो तो रहेंगे, प्रकृति को तो हम उतना नहीं बदल पाएंगे, लेकिन जो ये सारी समस्याएं हैं इनको हमको रोका जाना चाहिए था, इनको हम रोक भी सकते थे, समय पर रोक भी सकते थे। और तैयारी का अभाव, जब बार बार ऐसी चीजें होती है तब भी अभी तक एक समर्पित बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण जो है इसका अभाव है। भाई एक बार कहीं पर कोई चीज हो रही है, कहते हैं ना एक गलती से सीख जाना चाहिए, तो ये तो बार बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बाढ़ पहली बार की बात नहीं है। और जहां पर बाढ़ प्रवणता वाला एरिया है, इतना जलोढ़ मैदान है, वहां तो बाढ़ आती ही रहती है और फिर भी इतने बांध खोल दिए जाते हैं और जिनके लिए जिले तैयार भी नहीं होते, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फिर भी अभी तक कोई ऐसी बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण का जो है वहां पर निर्माण नहीं किया गया है जो कि इस तरीके की घटनाओं को होने से रोक सके, इस तरीके की घटनाओं को होने से रोक सके। तो ये थोड़ी सी चिंताएं हैं, ये थोड़ी सी चिंताएं हैं। हाँ, आगे इस सेक्टर में हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। रियल टाइम के साथ पंजाब बाढ़ प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करनी होगी, जो समय से पूर्व चेतावनी जो है वो प्रदान करे, समय से जो है वो पूर्व चेतावनी जो है वो प्रदान करे। बिल्कुल नेचुरल चीजों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये जो अथॉरिटी का मिसमैनेजमेंट है, एटलीस्ट जहां बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं वहां पर हमें अवेयर होना चाहिए और ये सारे एक्शन जो है वो आसानी से उठाने चाहिए। सेकंड, बाढ़ संचालन, बांध का संचालन सही से करो भाई। कैसे आप बांध को जो है खोल दे रहे हो, जब खोल रहे हो तो जिले प्रिपेयर है नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो टाइमली डिस्कस होनी, ये सारी चीजें भी ध्यान दी जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, आईएमडी और इसरो उपग्रह आधारित पूर्व बाढ़ चेतावनी प्रणाली जो है वो और बेहतर तरीके से इस सेक्टर में भी यूज किया जाए। इंडिया के पास आज टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इसरो के सैटेलाइट्स इतने केपेबल हैं कि आपको सभी चीजों के लिए पहले से चेतावनी दे सकते हैं। तो ये बस थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट वाली चीज है, इसको और बेहतर हमको इनके अंदर कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा कि आईएमडी इसरो के साथ मिलकर सारी चीजों की चेतावनी जो है वो समय पर दे दे। और नदियों के लिए मॉडलिंग की जाए कि ये नदी जो है वो किस प्रकार से, इनकी मॉडलिंग की जाए कि बाढ़ की कम से कम संभावना जो है वो हो। प्लस सामुदायिक तैयारी, समुदाय के लेवल पे भी भाई सभी को जो है वो रेडी रखना पड़ेगा, लोकल लेवल को भी रेडी रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसी कोई समस्या आए तो उससे हम डील कर सके, जब भी ऐसी समस्या आए। और दीर्घकालिक उपाय जो है
वो करने पड़ेंगे, जैसे जलवायु के लिए फ्लेक्सिबल बुनियादी ढांचा बनाना पड़ेगा। वो वही बात है कि भाई अल्टीमेटली हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे नेचर के सिंक में बनाना पड़ेगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके सिंक में बनाना पड़ेगा। अगर आप इस समय में किसी पहाड़ को काटकर वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो लैंडस्लाइड के चांसेस होंगे। तो आप ऐसे बाढ़ वाले एरिया में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, ये आपको अच्छे से यहाँ पर देखना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो हमको देखनी चाहिए। देखिए बाढ़ जैसी चीजों को हम रोक तो नहीं पाए और बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है पंजाब के अंदर जो है, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। और इस डिस्ट्रक्शन के पीछे कारण प्राकृतिक भी है, लेकिन ये सारे कारण भी हैं कि संस्थागत जो है रूप से हमने तैयारी नहीं की, संस्थागत रूप से हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं की, संस्थागत रूप से हमने ऐसे कोई प्राधिकरण नहीं बनाए जो कि समय से जो है इस बारे में एक्शन ले। तो इसलिए ये सभी चीजों में कमी है जिनको कि समय से सुधारना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की बाढ़ की समस्याओं से जो है वो हम निजात पा सके, या इस प्रकार की बाढ़ की दिक्कतें जो है वो हमको झेलनी ना पड़े। तो भाई ये था पूरा का पूरा डिस्कशन पंजाब की बाढ़ को लेकर, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा।